दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि तीसरा विश्व युद्ध कहां से शुरू हो सकता है? ना यूक्रेन ना ताइवान, बल्कि उस ज़मीन से जहां हर कोना जल रहा है। गाज़ा में बारूद है, ईरान में गुस्सा, इजराइल में तैयारी और समुद्र में है हूथी ड्रोन। दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी अमेरिका, रूस, चीन एक ही शतरंज की बिसात पर चालें चल रहे हैं। नाम है मिडिल ईस्ट। लेकिन ये कहानी सिर्फ जंग की नहीं है। ये ताकत, तेल और उस गुप्त राजनीति की कहानी है जो अक्सर सुर्खियों के पीछे छिपी होती है। स्वागत है आपका एक और शक्तिशाली एपिसोड में न्यूज़ अनेक, अनफिल्टर्ड, अनबायस्ड, अनविजिबल। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे क्यों हर छोटी लड़ाई मिडिल ईस्ट में वैश्विक युद्ध में बदल सकती है, कैसे सुपर पावर अपने प्रॉक्सी के जरिए छुपी हुई जंग लड़ रहे हैं और क्या वाकई वर्ल्ड वॉर 3 यहीं से शुरू हो सकता है। हर एंगल, हर नैरेटिव, हर कनेक्शन आज हम खोलेंगे। तो अपनी सीट पकड़िए, ये एक डीप डाइव है जो हर भारतीय को देखनी चाहिए। ये है न्यूज़ अनेक, फैक्ट्स, क्लैरिटी, नथिंग एल्स। तो अब चलते हैं आज के बैटलफील्ड की ओर, जहां हर सीमा, हर कोना बारूद से भरा हुआ है। मिडिल ईस्ट में हर देश के अंदर एक छिपा हुआ मिनी वॉर जोन है और ये सब केवल स्थानीय नहीं बल्कि वैश्विक प्रभाव वाले संघर्ष हैं। पहला है गाज़ा और इजराइल। 2023 में हमास ने इजराइल पर रॉकेट से अटैक किए। इजराइल ने जवाब दिया भीषण एयर स्ट्राइक के साथ। अक्टूबर के बाद से गाज़ा एक पूर्ण युद्ध भूमि बन गया है। सीज फायर हुए लेकिन हर बार टूट गए। 2024 में भी हिंसा जारी है, लेकिन जून 2025 तक गाज़ा का मोर्चा काफ़ी शांत है क्योंकि अब फोकस तेहरान, ईरान पर है। लेकिन ध्यान रहे, गाज़ा के लिए गुस्सा अभी भी पूरे मिडिल ईस्ट में उबाल पर है। फिलिस्तीनी नागरिकों की हालत अब भी गंभीर है और जैसे ही ईरान पर हमला हुआ, पूरे क्षेत्र में गाज़ा के समर्थन में नारे गूंजने लगे। यानी गाज़ा का गुस्सा सोया हुआ है, मरा नहीं है। दूसरा है लेबनान, हिजबुल्लाह का मोर्चा। जून 2025 में इजराइल ने ईरान की नतांस और फॉरडोन न्यूक्लियर फैसिलिटी पर सीधे हमले किए। उसके बाद पहला जवाब आया हिजबुल्लाह से। ईरान ने साफ कहा, अगर इजराइल ने युद्ध को आगे बढ़ाया तो लेबनान का मोर्चा खुल जाएगा। हिजबुल्लाह ने अपने 1 लाख मिसाइलों को अलर्ट पर रखा और इजराइल की उत्तरी सीमा पर सायरन बजने लगे। हालांकि अब तक कोई पूर्ण रॉकेट हमला नहीं हुआ है, लेकिन इजरायली ड्रोन ने लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के रडार ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी है। यह मोर्चा अब बन चुका है एक टिक टिक करता हुआ टाइम बम। तीसरा है सीरिया, जो कि प्रॉक्सी की प्रयोगशाला है। सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशियों ने जून के दूसरे हफ्ते में दमिश्क एयरपोर्ट से इजरायली ड्रोन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इजरायल ने जवाब में लटाकिया और अल बुकामल पर हमले किए। सीरिया अब बन गया है एक टेस्टिंग ग्राउंड जहां रूस, ईरान, इजरायल और अमेरिका सभी सक्रिय हैं। ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने वहां नए ड्रोन्स लॉन्च साइट बना दिए हैं। चौथा है यमन, रेड सी का संकट, जो अब भी जिंदा है। हूती विद्रोहियों ने पहले कहा था, जब तक गाजा में जंग चलेगी हम रेड सी में शिपिंग को टारगेट करेंगे। अब वे कह रहे हैं कि अगर ईरान पर युद्ध हुआ तो रेड सी हमारा युद्ध क्षेत्र होगा। जून 15 को उन्होंने फिर एक कमर्शियल शिप पर ड्रोन हमला किया, लेकिन उसे इंटरसेप्ट कर लिया गया। अमेरिका ने फिर से शुरू किया प्रॉस्पेरिटी गार्जियन 2.0, एक एस्कॉर्ट ऑपरेशन। भारत ने भी गंभीर अलर्ट पर अपनी नौसेना को खाड़ी में तैनात किया। पांचवा है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब सिर्फ ये थ्योरी नहीं, हकीकत है। 13 से 21 जून के बीच इजराइल ने ईरान की नतांस, फारडोन और इस्फहान एनरिचमेंट प्लांट्स पर हमले किए। पहले से मोसाद के ड्रोन मौजूद थे और F-35 जेट्स ने सटीक बमबारी की। इस ऑपरेशन में कम से कम 14 ईरानी वैज्ञानिक मारे गए। इजराइल ने दावा किया, हमने ईरान के बम निर्माण की रीढ़ को तोड़ दिया है, लेकिन अमेरिका ने कहा कि इससे सिर्फ कुछ महीने की देरी हुई है, प्रोग्राम नहीं रोका है। जवाब में ईरान ने सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल से बीर शेवा पर हमला किया। एक मिसाइल ने सोरोका हॉस्पिटल को टक्कर मारी, वहां केमिकल अवशेष पाए गए। अमेरिका ने मध्यस्थता की। ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल किया और युद्ध विराम कराया। 24 जून को सीज फायर हुआ, लेकिन तनाव अब भी चरम पर है।
छठवां है इराक, जो एक भूला हुआ युद्ध क्षेत्र था, फिर से जाग गया है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी, जिन्हें पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस कहा जाता है, उन्होंने जून 16 से अब तक अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर 6 ड्रोन हमले किए हैं। एक ड्रोन ने गोला बारूद डिपो को भी निशाना बनाया है, लेकिन कोई बड़ी हानि नहीं हुई है। जवाब में अमेरिका ने करबला के बाहर ड्रोन हमले किए। इराक अब फिर से एक अनकंट्रोल्ड वॉर जोन बन गया है। न शांति न नियंत्रण, हर तरफ एक चिंगारी है और बस एक चिंगारी ही काफी है। सिर्फ एक मिसाइल और गलती से गलत जगह गिर जाए तो फिर दुनिया की सबसे पुरानी जमीन बन सकती है वर्ल्ड वॉर का नया केंद्र। जब तक मिडिल ईस्ट के संघर्ष सिर्फ स्थानीय थे, तब तक ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संकट था, लेकिन अब हर एक छोटी सी लड़ाई के पीछे एक बड़ी ताकत की चाल होती है। मिडिल ईस्ट आज एक वास्तविक गेम ऑफ थ्रोन्स बन चुका है, जहां मोहरे चला रहे हैं अमेरिका, रूस, चीन और अब भारत भी। अमेरिका की अगर हम बात करें तो वह अब भी दुनिया का ग्लोबल कॉप बना हुआ है। अमेरिका का सबसे बड़ा हित मिडिल ईस्ट में 2 चीजों को लेकर है। पहला है इजराइल की सुरक्षा और दूसरा है तेल का लगातार प्रवाह। 2025 में भी अमेरिका ने इन दोनों मोर्चों को मजबूती से थामा हुआ है। जैसे ही इजराइल ने ईरान पर हमला किया, डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे हस्तक्षेप किया। 24 जून को युद्ध विराम कराया, लेकिन उससे पहले हमलों को समर्थन भी दिया। अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर्स अब भी खाड़ी क्षेत्र में तैनात हैं और ऑपरेशन आयरन गार्ड नाम से ईरान की एयर डिफेंस पर डिजिटल निगरानी कर रहे हैं। अमेरिका ने स्पष्ट कहा है कि अगर ईरान ने फिर मिसाइलें छोड़ी तो हम भी सक्रिय हो जाएंगे। दूसरा है चीन, शांत लेकिन चालाक खिलाड़ी। चीन का रोल 2025 में वैसा ही है, बाहर से न्यूट्रल, अंदर से स्ट्रेटेजिक। वह युद्ध नहीं चाहता क्योंकि मिडिल ईस्ट से उसकी तेल सप्लाई सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। जून की लड़ाई के दौरान चीन ने खुले तौर पर ईरान का समर्थन नहीं किया, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी जोरों पर थी। उसके राजनयिक दोहा और मस्कट में सक्रिय रहे और युद्ध विराम में उसका दबाव भी अहम था। चीन चाहता है कि मिडिल ईस्ट में स्थिरता बनी रहे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सुरक्षित रहे और तेल का व्यापार डॉलर की जगह युआन में हो। तीसरा है रूस, मास्टर ऑफ डिसरप्शन। रूस की रणनीति साफ है, पश्चिम को हर मोर्चे पर व्यस्त और भ्रमित रखना। मिडिल ईस्ट उसके लिए परफेक्ट शतरंज का बोर्ड है। 2025 में रूस ने ईरान को ड्रोन और मिसाइल तकनीक मुहैया कराई। रिपोर्ट्स के अनुसार इस्फहान सुविधा में कुछ पुर्जे रूस निर्मित थे। सीरिया में रूस पहले से ही प्रभावशाली खिलाड़ी है और अब उसने लेबनान और इराक में अपनी खुफिया गतिविधियां फिर से शुरू कर दी हैं। रूस को खुद युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन उसका मकसद है यूक्रेन से ध्यान हटाकर मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ना। चौथा है भारत, द साइलेंट स्टेबलाइजर। भारत की भूमिका दिलचस्प है, ना वो युद्ध करता है ना उपदेश देता है, लेकिन उसकी मौजूदगी हर जगह है। 18 जून को भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया, जिसमें 3170 भारतीयों को ईरान, इजराइल और लेबनान से निकाला गया। भारतीय नौसेना ने गल्फ ऑफ एडन में जहाज तैनात किए। पेट्रोल और डीजल के दाम 8 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गए, इसलिए सरकार ने तेल आयात को विविध बनाने का प्लान सक्रिय किया। मोदी ने नेतन्याहू और ईरानी नेतृत्व दोनों से फोन पर बातचीत की है। भारत का लक्ष्य था शांति, निकासी और सप्लाई चेन की सुरक्षा। पांचवा है यूरोप, जो प्रभावित भी है लेकिन शक्तिहीन है। यूरोप की सबसे बड़ी चिंता शरणार्थियों को लेकर है। आतंक का खतरा हर तरफ मंडरा रहा है और ऊर्जा संकट। फ्रांस और जर्मनी ने 20 जून को इमरजेंसी ईयू सम्मेलन बुलाया। फोकस था युद्ध विराम और मानवीय सहायता, लेकिन जमीन पर यूरोप कुछ खास नहीं कर पाया। नेटो ने केवल अलर्ट मोड एक्टिव किए और मानवीय टीमों को लेबनान सीमा पर भेजा। अब भी यूरोप का रुख यही है, संवाद चाहिए, युद्ध नहीं, लेकिन प्रभाव नाम मात्र है। जब आप टीवी पर एक बॉर्डर पर मिसाइल गिरते देखते हैं तो जान लीजिए उसके पीछे एक वैश्विक शतरंज का खेल चल रहा है और हर मोहरा, चाहे वो ईरान हो, इजराइल हो या अमेरिका, किसी और के हाथों में भी हो सकता है। और जब ऐसे मोहरे गलत चाल चलें तभी बनता है वर्ल्ड वॉर का पहला कदम। और अब सबसे बड़ा सवाल,
क्या ये सब सिर्फ सामान्य तनाव है या फिर एक ऐसी चेन रिएक्शन जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे तक ले जा सकती है? आइए तोड़ते हैं वो कौन कौन सी चिंगारियां हैं जो इस बारूद को आग बना सकती हैं। सबसे पहले अगर हम एक पहला सिनेरियो देखें कि इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला, ये तो पहले ही हो चुका है। हमारा पहला परिदृश्य अब सिर्फ कल्पना नहीं हकीकत बन चुका है। 13 से 21 जून के बीच इजराइल ने ईरान के नतांज, फारडोन और इस्फागन न्यूक्लियर साइट्स पर हवाई हमले किए। मोसाद के ड्रोन पहले से ही भीतर तैनात थे और F-35 जेट्स ने सर्जिकल बमबारी की। इस ऑपरेशन में 14 ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इजराइल ने दावा किया कि हमने ईरान की बम बनाने की रीढ़ तोड़ दी है। अमेरिका ने भी चेतावनी दी कि यह सिर्फ कुछ महीनों की देरी करेगा, इससे ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर रोक नहीं लगेगी। 22 जून को ईरान का पलटवार आया और सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल से बीरशेवा पर हमला हुआ। एक मिसाइल ने सोरोका अस्पताल को भी निशाना बनाया और वहां केमिकल रेसिड्यू मिला। ट्रंप ने नेतन्याहू और ईरानी नेताओं से सीधे कॉल पर बातचीत की। 24 जून को युद्ध विराम की घोषणा भी हुई, लेकिन जमीन पर तनाव इतना है कि उसे चाकू से काटा जा सकता है। दूसरे अगर हम सिनेरियो की बात करें तो हूती विद्रोही अगर अमेरिकी युद्धपोतों को डुबा दें। अब तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ये बेहद निकट नजर आ रहा है। हूती पहले से ही रेड सी में कार्गो शिप्स पर ड्रोन हमले कर चुके हैं। 15 जून को एक हूती ड्रोन अमेरिकी निगरानी पोत के बेहद करीब से गुजरा। अमेरिकी नौसेना ने बाल बाल बचाव किया। हूती संदेश स्पष्ट था कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो हम युद्ध को आगे बढ़ाएंगे। यदि एक भी अमेरिकी पोत पर सीधा हमला होता, अमेरिका सीधा युद्ध में कूद जाता और मिडिल ईस्ट सिर्फ युद्ध क्षेत्र नहीं, टारगेट जोन बन जाता। तीसरा सिनेरियो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी। ये एक टाइम बम है। ईरान बार बार कह चुका है कि अगर हम पर युद्ध थोपा गया तो हम हार्मुज स्ट्रेट को बंद कर देंगे। ये वही जगह है जहां से दुनिया का 30% से अधिक तेल गुजरता है और अगर ये सक्रिय जलधारा बंद होती है तो भारत, चीन, जापान, यूरोप सबकी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। नेटो की नौसेना तैनात है और अगर ईरान ने वहां मिसाइलें तैनात कर दी तो युद्ध सिर्फ एक बटन की दूरी पर होगा और फिर शुरू होती है चेन रिएक्शन, एक चिंगारी जो मिसाइलों से भी ज्यादा खतरनाक होती है। साइबर अटैक होंगे, पावर ग्रिड बंद होंगे, हवाई अड्डे फ्रीज होंगे और बैंकिंग सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। रिफ्यूजी वेव्स देखने को मिलेंगी। लेबनान, सीरिया, गाजा से लाखों लोग भागेंगे। यूरोप तो पहले से ही भीड़ भाड़ से पस्त है। सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं की बाढ़ आ जाएगी। देश के अंदर दंगे और अस्थिरता होगी। मार्केट कोलैप्स होगा, डॉलर क्रैश होगा, पेट्रोल 200 रुपए प्रति लीटर तक हो सकता है। अमेरिका में चुनाव युद्ध के मुद्दे पर बदलते रहते हैं। भारत में तेल की कमी से प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। ये सब संकेत हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 एक धमाके से नहीं, एक चुपचाप चलती चेन रिएक्शन से शुरू होगा और अगर ये चेन एक बार चालू हो गई तो इसे रोकना सिर्फ असंभव नहीं, इर्रिवर्सिबल होगा। अब तक हमने देखा कि मिडिल ईस्ट में हर कोना बारूद से भरा हुआ है, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो ये समझना कि वर्ल्ड वॉर 3 अब सिर्फ फिजिकल जंग नहीं होगी, ना वो सिर्फ मिसाइलों की होगी और ना सिर्फ वो सैनिकों की, वो होगी इकोनॉमी की, टेक्नोलॉजी की और अलायंस की। आइए अब देखें वो बड़ी तस्वीर जो असल में दुनिया के भविष्य का फैसला करेगी। वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया एक ध्रुवीय थी, यानी अमेरिका सर्वोच्च था, लेकिन अब दुनिया बदल रही है। हम जा रहे हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर। चीन, रूस, भारत, ईरान सब अपने अपने ब्लॉक बना रहे हैं। ब्रिक्स अब सिर्फ नाम नहीं है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। अब तक दुनिया का हर बड़ा व्यापार तेल, हथियार, गैस सब डॉलर में होता था, लेकिन अब चीन, रूस, ईरान, ब्राजील सब चाहते हैं कि डॉलर से आजादी मिले। युआन में तेल व्यापार तो शुरू हो चुका है। रूस पहले से ही युआन में ऊर्जा दे रहा है। अगर मिडिल ईस्ट के तेल उत्पादक देश भी डॉलर छोड़ देते हैं तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। पहले युद्ध होते थे टैंक, सैनिक, फाइटर प्लेन से, आज युद्ध होते हैं एआई कंट्रोल ड्रोन से, रिमोट स्ट्राइक से, एल्गोरिथम से। हूती विद्रोहियों ने सस्ते ड्रोन से अरबों के शिप्स गिरा दिए। रूस यूक्रेन युद्ध ने यह भी साबित कर दिया है कि छोटे हथियार प्लस स्मार्ट टेक इज इक्वल टू बड़ा नुकसान। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल दोनों अब एआई आधारित ड्रोन वॉरफेयर में टॉप लेवल पर हैं। भविष्य में युद्ध में फैसला मानव नहीं मशीनें करेंगी, कौन जिएगा और कौन मरेगा।
अफगानिस्तान के हटने के बाद अमेरिका की वैश्विक पकड़ कमजोर हो गई है। 2025 में ट्रंप की वापसी भले ही हो गई हो, लेकिन दुनिया अब उनके शब्दों से ज्यादा जमीनी कार्यवाही देख रही है। मिडिल ईस्ट के नए नेता ईरान, टर्की, सऊदी अब वेस्ट से आदेश नहीं लेते। इजराइल अब खुद ही हमले कर रहा है बिना वॉशिंगटन की इजाजत के। इसका मतलब है अमेरिका की पकड़ ढीली हो रही है और दुनिया का संतुलन शिफ्ट हो रहा है। जब बड़ी शक्तियां सीधे युद्ध नहीं करती तो उनके लिए लड़ते हैं प्रॉक्सी वॉरियर्स, हिजबुल्लाह, हुती, पीएमएफ, हमास और वैगनर जैसे भाड़े के सैनिक। ये सब दिखाई नहीं देते पर निर्णायक होते हैं। ये ना यूएन के नियमों को मानते हैं ना जेनेवा कन्वेंशन को। एक गलत फैसला या अटैक किसी न्यूक्लियर स्टेट को युद्ध में ला सकता है। यहीं से बड़ा डर है वर्ल्ड वॉर 3 का। शायद राष्ट्रों से नहीं बल्कि बिना राष्ट्रों की छायाओं से, शैडो से ये युद्ध शुरू हो सकता है। जब लोग वर्ल्ड वॉर का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में आते हैं न्यूक्लियर बम, टैंक और सैनिक। लेकिन असली सच ये है कि कल की जंग होगी इकोनॉमी की, करेंसी की, साइबर की। और अगर हमने समय रहते ये तस्वीर नहीं समझी तो मिसाइल गिरने से पहले सिस्टम गिर जाएगा। दोस्तों, अब एक रियल लाइफ केस स्टडी जिसे दुनिया ने देखा, समझा लेकिन नज़रअंदाज किया, और यही चूक शायद हमें वर्ल्ड वॉर 3 के दरवाजे तक ले आई है। दिसंबर 2023 में जब गाजा में इजरायली स्ट्राइक्स जारी की गई थी, तब यमन से हूती विद्रोहियों ने एक बड़ा ऐलान किया था, जब तक गाजा जलता रहेगा रेड सी में कोई शिपिंग नहीं चलेगी। जनवरी 2024 से रेड सी में ड्रोन और मिसाइल अटैक शुरू हो गए हैं। विश्व की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियां मारिस्क, MSC, हैपवैक, लॉयड सभी ने अपना रूट बंद कर दिया है। रेड सी एक शॉर्टकट है एशिया से यूरोप तक स्वेज कनाल के जरिए। जब ये मार्ग बंद हुआ तो पूरी वैश्विक सप्लाई चेन में ट्रैफिक जाम लग गया। जहाज़ों को साउथ अफ्रीका से होकर जाना पड़ा, जिससे लागत 3 गुना बढ़ गई। बीमा कंपनियों ने अपने रेट्स डबल कर दिए। भारत के तेल आयातकों और निर्यातकों पर सीधा असर पड़ा और महंगाई बढ़ गई। फरवरी 2024 में एक अमेरिकी युद्धपोत पर हूती ड्रोन का हमला बाल बाल टला। अमेरिका ने जवाब दिया, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। दर्जनों एयर स्ट्राइक किए गए हूती के रडार स्टेशन और ड्रोन लॉन्च साइट पर। ईरान ने चेतावनी दी कि इसका जवाब मिलेगा। इसके बाद इराक, सीरिया और लेबनान में ईरान समर्थित प्रॉक्सी सक्रिय हो गए हैं। हर दूसरे दिन यूएस बेस पर ड्रोन या रॉकेट अटैक होने लगे हैं। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान से लाइव फायर अभ्यास शुरू किया और हार्मुज स्ट्रेट में ईरानी नौसैनिक आक्रामक हो गई। ये सारे फायर पॉइंट्स एक ही बात कह रहे थे कि एक छोटा सा समूह भी वैश्विक संकट शुरू कर सकता है। भारत ने गल्फ ऑफ एडन में अपने डिस्ट्रॉयर जहाज तैनात किए। निर्यातकों को हाई अलर्ट पर रखा गया। भारतीय नौसेना ने कॉन्वॉय सुरक्षा प्रोटोकॉल शुरू किया। पेट्रोल 20 रुपए महंगा हो गया और सरकार ने आपातकालीन कच्चे तेल का भंडार चालू कर दिया। यह एक बड़ा सबक था। भारत को लॉजिस्टिक और ऊर्जा स्वतंत्रता पर गंभीर होना पड़ेगा। रेड सी संकट सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं था, यह एक ब्लैक स्वान मूवमेंट था जिसमें वर्ल्ड वॉर 3 का खाका छिपा हुआ था। आज के इस एपिसोड में हमने देखा कि मिडिल ईस्ट सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है बल्कि एक बारूद का घर है। गाजा में नफरत है, ईरान में गुस्सा है, इजराइल में तैयारी है और दुनिया में खामोशी है। वर्ल्ड वॉर 3 शायद आधिकारिक रूप से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हर वो तत्व मौजूद है जिनसे पहले 2 वर्ल्ड वॉर शुरू हुए थे। संकेतों को पहचानिए। जब तेल और खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छूने लगे, जब साइबर हमले बिजली और बैंकिंग व्यवस्था को ठप कर दें, जब शरणार्थी सीमाएं तोड़ने लगें और जब एक मिसाइल गलती से किसी देश पर गिर जाए, तो समझ लीजिए तीसरे विश्व युद्ध का स्विच ऑन हो चुका है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह एक रियलिटी चेक था। हमें सचेत रहना होगा, झूठे नैरेटिव से बचना होगा, अपने नेताओं से समझदारी भरी डिप्लोमेसी की मांग करनी होगी, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध में कोई नहीं जीतेगा, सब कुछ हार जाएगा। यह था हमारा स्पेशल डीप डाइव। अगर आपको लगा कि कंटेंट गंभीर था, सशक्त था, तो इस ज्ञान को खुद तक सीमित मत रखिए। अपने दोस्तों, परिवार और स्टूडेंट्स कम्युनिटी के साथ जरूर शेयर करिए और ऐसे ही और सच वाले कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ अनेक, फैक्ट्स, क्लैरिटी, नथिंग एल्स। जय हिंद।